उस मैसेज को पढ़ने के बाद विराज एक नजर अंतरा को देखता है जो विंडो से बाहर देख रही थी। फिर विराज अपने सामने देखते हुए अपने मन में कहता है, आखिर रेहांश सिंघानिया की स्टोरी क्या है? 22 साल पहले उसके साथ ऐसा क्या हुआ था और अंतरा उसे मारना क्यों चाहती है? आधी रात हो चुकी थी। रेहांश उस बरगद के पेड़ के सामने खड़ा था। श्रेया, यश और सृष्टि अभी भी आंखें बंद करके उस पेड़ के चक्कर लगा रहे थे। अब उनका सर घूमने लगा था और उनके पैर लड़खड़ा रहे थे। पेड़ का उल्टा चक्कर लगाना तो दूर, अब उनसे खड़ा भी नहीं रहा जा रहा था। वो तीनों लड़खड़ाते हुए पेड़ के पास जमीन पर एक दूसरे पर टिककर बैठ जाते हैं। इतने चक्कर लगाने की वजह से उनका सर घूम रहा था। उनकी हालत किसी शराबी की तरह लग रही थी, जिनका उनकी बॉडी पर कोई कंट्रोल ही नहीं था। फाइनली रेहांश को उन तीनों पर तरस आ ही जाता है। वैसे तो रेहांश को खुद उन्हें टॉर्चर करना अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन उन तीनों को इसी तरह से वार्निंग देना उनकी सेफ्टी के लिए बहुत जरूरी हो गया था। कुछ देर उनके आराम करने के बाद रेहांश चलकर उन तीनों के करीब जाता है और कहता है, चलो अब मैं तुम लोगों को घर ड्रॉप कर देता हूँ। रेहांश की बातों का उन तीनों पर कोई असर नहीं पड़ रहा था। वो तीनों एक दूसरे के सिर पर सिर टिकाकर आंखें बंद किए हुए बैठे थे। उन्हें देखकर साफ समझ आ रहा था कि वो बहुत थक गए थे। तीनों को खामोश देखकर रेहांश अपनी बात पर जोर देकर कहता है, चलो यहाँ से, मैं तुम लोगों को ड्रॉप कर देता हूँ। श्रेया यश के सर पर अपना सर टिकाए हुए कहती है, मैं अब और नहीं चल सकती। यश भी बड़ी मुश्किल से अपना हाथ उठाकर कहता है, मैं भी। इसके बाद सृष्टि भी अलसाई आवाज में कहती है, मुझसे तो अब बोला भी नहीं जा रहा है। उन तीनों की हालत देखकर रेहांश कहता है, ठीक है, अगर तुम लोग नहीं जाना चाहते तो कोई बात नहीं, रात के 3 बजने ही वाले हैं। अक्सर इसी वक्त पर वो साया लोगों का शिकार करता है। अगर तुम लोग उसका शिकार बनना चाहते हो तो फिर मैं चलता हूँ। ये कहकर रेहांश पीछे मुड़कर वहां से जाने लगता है। रेहांश की बात पूरी होते ही श्रेया, यश और सृष्टि की आंखें अचानक से खुल जाती हैं। उनके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। वो तीनों फौरन उठकर खड़े हो जाते हैं और रेहांश की कार की तरफ भागने लगते हैं। उन्हें देखकर ऐसा नहीं लग रहा था जैसे कुछ ही पल पहले वो तीनों जमीन पर बेजान से पड़े थे। वो इतनी तेज भाग रहे थे कि रेहांश को पार करके उससे पहले ही कार के पास पहुंच जाते हैं। रेहांश कार के पास पहुंचकर कार को अनलॉक करता है और वो तीनों रेहांश के कहे बिना कार में बैठ जाते हैं। यश और सृष्टि बैक सीट पर बैठे थे और श्रेया फ्रंट सीट पर। रेहांश भी कार में बैठकर कार आगे बढ़ा देता है। कार में बैठने के कुछ मिनट बाद ही वो तीनों गहरी नींद में सो जाते हैं। आधी रात को सुनसान सड़क में रेहांश की कार बहुत तेज स्पीड से चल रही थी। रेहांश जानता था कि वो साया रात के 3 बजे शिकार करता है। अब वो जल्द से जल्द श्रेया और उसके दोस्तों को सेफली घर छोड़ देना चाहता था। रेहांश सामने देखते हुए ड्राइव कर रहा था, लेकिन बीच बीच में उसकी नजर अपने पास सोई श्रेया पर जा रही थी। सोते हुए श्रेया इतनी मासूम लग रही थी कि रेहांश चाहकर भी श्रेया को देखने से खुद को रोक नहीं पा रहा था। इसी तरह आगे बढ़ते हुए रेहांश को कुछ अजीब सा एहसास होता है। कुछ ही देर में रेहांश की कार की स्पीड अपने आप कम होने लगती है। ये देखकर रेहांश चौंक जाता है। वो फौरन कार का एक्सीलरेटर दबाता है, पर फिर भी कार की स्पीड बढ़ने की बजाय कम हो रही थी। पहले तो रेहांश को कुछ भी समझ नहीं आता और फिर सामने देखते हुए अचानक से उसका चेहरा शांत हो जाता है। रेहांश की कार अब रुक जाती है और सामने देखते हुए रेहांश का चेहरा गुस्से से लाल होने लगता है। ऐसा लग रहा था जैसे रेहांश ने कुछ ऐसा देख लिया हो जिसे वो नहीं देखना चाहता था। रेहांश की कार के सामने लाइट ब्लू कलर की साड़ी पहने एक औरत खड़ी थी।
वो औरत और कोई नहीं बल्कि यामिनी थी। रियांश को समझने में देर नहीं लगती कि अचानक उसकी कार उसके कंट्रोल से बाहर कैसे हो गई। यामिनी सड़क पर खड़ी मुस्कान के साथ कार में बैठे रियांश को ही देख रही थी। रियांश एक नजर कार में सोए श्रेया, यश और सृष्टि को देखता है। जब रियांश को पूरा यकीन हो जाता है कि वो तीनों इस वक्त गहरी नींद में सो रहे हैं, तो वो धीरे से कार का दरवाजा खोलकर बाहर निकल जाता है। बाहर निकलते ही रियांश अपनी आंखों में गुस्सा लिए यामिनी की तरफ बढ़ता है। रियांश की आंखों का गुस्सा देखकर यामिनी के चेहरे की स्माइल नहीं जा रही थी। रियांश यामिनी के सामने जाकर बिना कुछ कहे खड़ा हो जाता है। यामिनी अब भी बिना कुछ कहे रियांश को उसी स्माइल के साथ देख रही थी। जब काफी देर तक वो दोनों कुछ नहीं कहते, तो रियांश यामिनी से कहता है, क्या तुमने मुझे देखने के लिए यहाँ मुझे रोका है? यामिनी उसी स्माइल के साथ रियांश को देखते हुए कहती है, वैसे ये ख्याल बुरा नहीं है, लेकिन ये कहते हुए यामिनी रुक जाती है। लेकिन क्या? रियांश इरिटेट होकर कहता है। यामिनी अपनी स्माइल थोड़ी कम करके रियांश से कहती है, मैं तुमसे बस ये जानना चाहती हूँ कि तुम विराज दीवान को कब हमारे रास्ते से हटा रहे हो? यामिनी का ये सवाल सुनकर रियांश की मुट्ठी कस जाती है। वो अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए कहता है, मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूँ, सही वक्त आने पर मैं अपना काम पूरा कर दूंगा। यामिनी कहती है, और तुम्हारा ये सही वक्त कब आएगा? रियांश यामिनी के इस सवाल का कोई जवाब नहीं देता और गुस्से में कार की तरफ मुड़ जाता है। ये देखकर यामिनी कहती है, तुम सालों से जिस मौके का इंतजार कर रहे थे वो अब आ गया है, फिर भी तुम अपने मकसद की तरफ बढ़ने में इतना वक्त क्यों लगा रहे हो? यामिनी की बातें सुनकर रियांश के कदम रुक जाते हैं। यामिनी उसी मुस्कान के साथ रियांश की तरफ बढ़ती है और फिर से उसके सामने आकर रुक जाती है। रियांश ने अभी भी गुस्से से अपनी मुट्ठी बांध रखी थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे यामिनी पर बहुत गुस्सा आ रहा है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहा है। यामिनी रियांश के सामने जाकर अपना हाथ आगे बढ़ाती है और उसे रियांश के चेहरे के पास ले जाने लगती है। जैसे ही यामिनी रियांश का चेहरा छूने वाली होती है, रियांश बहुत स्ट्रिक्टली कहता है, सोचना भी मत। ये सुनकर यामिनी की आंखों में चमक आ जाती है और वो अपना हाथ फिर से नीचे करने लगती है। लेकिन अपने हाथ नीचे करते हुए यामिनी रियांश के सीने पर अपना हाथ रख देती है। यामिनी ने रियांश के सीने पर बिल्कुल उसी जगह पर अपना हाथ रखा था जहां उसके चोट के निशान थे। जैसे ही यामिनी का हाथ शर्ट के ऊपर से रियांश के सीने को छूता है, यामिनी के हाथ और रियांश की शर्ट के बीच एक पल के लिए एक अजीब सी रोशनी आ जाती है। रियांश ने उस रोशनी को देखा तो नहीं था, लेकिन उसे कुछ गलत होने का एहसास हो गया था। रियांश फौरन यामिनी का हाथ झटक देता है और फिर अपने कार में जाकर बैठ जाता है। रियांश एक नजर यामिनी को देखता है और अपनी कार आगे बढ़ा देता है। इस बार रियांश की कार कोई प्रॉब्लम नहीं करती और आगे बढ़ जाती है। वहां खड़ी यामिनी रियांश की जाती हुई कार को देखते हुए कहती है, आज तुम कितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन अब अपने अंदर के उस हैवान को रोक नहीं पाओगे। वहां से निकलने के बाद रियांश कार बहुत तेज चला रहा था। यामिनी के बारे में सोच सोचकर उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। इन सब से अनजान श्रेया, यश और सृष्टि कार में अब तक सो रहे थे। कुछ ही देर बाद रियांश को कुछ अनईजी सा फील होने लगता है। रियांश लंबी लंबी सांसें लेता है और अपने कॉलर के नीचे का एक बटन खोल लेता है। रियांश को बहुत घुटन हो रही थी और सांस लेने में दिक्कत होने लगी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से उसके साथ क्या हो रहा है। लेकिन तभी रियांश की नजर स्टीयरिंग व्हील पर रखे उसके हाथ पर जाती है। रियांश के हाथ के आसपास कुछ काला धुआं सा निकल रहा था।
ये देखते ही रेयांश का यामिनी को उसे छूना याद आ जाता है। अब रेयांश को समझने में देर नहीं लगती कि उसके साथ क्या हो रहा है। रेयांश एक नजर श्रेया की तरफ देखता है और फौरन अपनी कार साइड में ले जाकर रोक देता है। वो अच्छे से जानता था कि अब उसका किसी भी इंसान के आसपास होना उस इंसान के लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है। कार रोकते ही रेयांश कार का दरवाजा खोलता है और बाहर जाने लगता है। जैसे ही रेयांश कार से बाहर निकलने वाला होता है, उसकी स्मार्ट वॉच बजने लगती है। रेयांश देखता है कि अब 3 बज गए थे। रेयांश को अब कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। रात के 3 बज गए थे। ये उस साए के शिकार करने का वक्त था। रेयांश इस वक्त उन तीनों को सड़क पर अकेले छोड़कर नहीं जा सकता था, लेकिन अब रेयांश खुद उन लोगों के लिए बहुत बड़ा खतरा बन गया था। रेयांश अपनी सीट पर बैठे हुए कार का दरवाजा बंद कर लेता है और खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगता है। वक्त के साथ साथ रेयांश का कंट्रोल खुद से छूटता जा रहा था। रेयांश को अब बहुत ज्यादा बेचैनी हो रही थी। अब ना वो ठीक से सांस ले पा रहा था और ना ही वहां बैठ पा रहा था। रेयांश को ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसकी जान को उसके शरीर से खींच रहा है। उसकी पूरी बॉडी पसीने से भी लेकिन अब खुद को रोक पाना उसके लिए नामुमकिन हो गया था। कुछ देर बाद रेयांश की आंखें अचानक से खुल जाती हैं। वो अपने साइड में बैठी श्रेया को देखता है। अब रेयांश की आंखें कुछ अलग तरह से श्रेया को देख रही थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक शिकारी अपने शिकार को देखता है। रेयांश अपना एक हाथ श्रेया के पास ले जाता है। उसकी ऐसा करते ही श्रेया नींद में थोड़ी बेचैन होने लगती है। ऐसा लग रहा था जैसे श्रेया को नींद में ही एहसास हो रहा था कि उसके साथ कुछ गलत हो रहा है। श्रेया नींद में थोड़ा सा हड़बड़ाती है और अपने राइट साइड झुककर रेयांश के कंधे पर अपना सर रख देती है। जैसे ही श्रेया अपना सर रेयांश के कंधे पर रखती है, रेयांश को हल्का सा झटका लगता है और वो होश में आ जाता है। होश में आते ही रेयांश एक झटके से अपना हाथ श्रेया के पास से हटा लेता है। उसे समझ आ रहा था कि वो क्या करने की कोशिश कर रहा था। रेयांश को अब ऐसा लग रहा था जैसे कुछ देर पहले ना उसकी बॉडी उसके कंट्रोल में थी और ना उसका माइंड। रेयांश को अभी भी वही बेचैनी हो रही थी, लेकिन वो बेचैनी अब पहले से कम थी। तभी श्रेया नींद में ही रेयांश के आर्म को कसकर पकड़ लेती है। श्रेया के ऐसा करने से कुछ ही पल बाद रेयांश की पूरी बॉडी रिलैक्स हो जाती है। रेयांश कंफ्यूज होकर एक बार अपने हाथ को देखता है तो एक बार उसके कंधे पर सर रखे सोई श्रेया को। ये देखते हुए रेयांश खुद से कहता है, ये कैसे हो सकता है? मैंने इस सिचुएशन में खुद को कंट्रोल कैसे कर लिया? कुछ देर सोचने के बाद रेयांश आगे कहता है, तो क्या ये सब श्रेया की वजह से हुआ? क्या होने वाला है इस कहानी में आगे जानने के लिए सुनते रहिए साया अ कर्स्ड लव स्टोरी, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। रेयांश यही सब सोच रहा था, तभी उसका ध्यान श्रेया की नींद में बड़बड़ाती हुई आवाज से टूटता है। मुझे एंग्री बर्ड के परफ्यूम की स्मेल क्यों आ रही है? श्रेया की ये बात सुनकर रेयांश चौंक जाता है। श्रेया नींद में ही अपनी नाक रेयांश के कंधे पर रगड़ने लगती है। उसके ऐसा करने से रेयांश को अजीब सी गुदगुदी हो रही थी और उससे भी ज्यादा उसे कुछ अजीब सा एहसास हो रहा था।
अपनी नाक रगड़कर श्रेया फिर से रेयांश के कंधे पर सिर रखकर सो जाती है। श्रेया की ये हरकत देखकर रेयांश खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाता। रेयांश की नजरें श्रेया के चेहरे पर जाकर रुक जाती हैं। रेयांश के कंधे पर सोई श्रेया बहुत प्यारी लग रही थी। बहुत कम ऐसी सिचुएशन होती थी जब श्रेया इतनी शांत होती थी और रेयांश उसे इतने आराम से देख सकता था। श्रेया को देखते हुए रेयांश के दिमाग से अभी अभी हुआ इंसिडेंट पूरी तरह से निकल जाता है। रेयांश के हाथ अपने आप श्रेया के चेहरे पर चले जाते हैं। वो श्रेया के चेहरे पर एक हाथ रखकर अपने अंगूठे से उसके गाल को सहलाने लगता है। श्रेया का गोरा सा चेहरा और उसकी नाक ठंड की वजह से लाल हो गई थी। रेयांश को एहसास भी नहीं था कि वो बीच रोड में कार रोककर इस तरह किसी लड़की के साथ है। रेयांश इसी तरह श्रेया के गाल को अपने अंगूठे से सहला रहा था। तभी श्रेया के चेहरे पर शिकन आती है। वो आंखें बंद किए हुए रेयांश के हाथ पर एक चांटा मार देती है और चिढ़कर नींद भरी आवाज में कहती है, अभी मुझे सोने दो, परेशान मत करो, और खामोश हो जाती है। श्रेया के चांटे और उसकी आवाज से रेयांश होश में आता है और एक झटके में अपना हाथ पीछे लेकर श्रेया से अपनी नजरें हटा लेता है। रेयांश अपना सर झटकता है और कार स्टार्ट करने के लिए कार कीज की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है। जैसे ही रेयांश चाबी घुमाने वाला होता है, उसके हाथ रुक जाते हैं और आंखें छोटी हो जाती हैं। रेयांश एक पल पहले हुई बात को याद करके कहता है, ये अभी कौन है? ये कहकर रेयांश श्रेया की तरफ देखता है और फिर कहता है, और वो श्रेया को सोते वक्त क्यों परेशान करता है? रेयांश अब गुस्से से श्रेया को घूर रहा था। तभी नींद में ही श्रेया का नाक सिकुड़ जाता है और वो जोर से चीखती है। रेयांश अपना मुंह बनाकर अपना सर पीछे कर लेता है। श्रेया फिर से रेयांश के कंधे पर अपना नाक रगड़ती है और उसके कंधे पर सिर रखकर सो जाती है। रेयांश श्रेया की हरकतों को देखकर अपने मन में कहता है, ये सच में नींद में है या जानबूझकर मुझे चिढ़ा रही है। ये कहकर रेयांश कार की चाबी घुमा देता है और कार आगे बढ़ा देता है। कुछ ही देर बाद रेयांश की कार उसके विला के सामने आकर रुक जाती है। रेयांश उन तीनों को सृष्टि के घर लेकर नहीं गया था। रेयांश कार से बाहर निकलता है और दूसरी तरफ जाकर श्रेया के पास वाला डोर ओपन करता है। श्रेया अब गहरी नींद में सो रही थी। रेयांश बड़े ध्यान से श्रेया को अपने गोद में उठा लेता है और विला के अंदर जाने लगता है। विराज का स्टाफ ये सीन देखकर हैरान रह जाता है। कुछ लोग रेयांश के पास आकर कुछ कहने ही वाले होते हैं। तभी रेयांश आगे बढ़ते हुए कहता है, उन दोनों को उठाकर गेस्ट रूम में ले जाओ। वो लोग हाँ में अपना सर हिला देते हैं। जैसे ही वो लोग पीछे मुड़ते हैं, रेयांश कहता है, उन्हें जगाने की कोशिश मत करना, कल सुबह तक वो नहीं जागने वाले हैं। ये कहकर रेयांश आगे बढ़ जाता है और उसके स्टाफ के लोग बस उसे देखते रह जाते हैं। रेयांश ने पहले ही उन तीनों को गहरी नींद में भेज दिया था। रेयांश श्रेया को रूम में ले जाकर बेड पर लेटा देता है। बेड पर लेटाकर श्रेया अब आराम से सोने लगती है, लेकिन रेयांश का दिमाग इस वक्त बहुत बेचैन था। वो श्रेया को देखते हुए उसके पास बेड पर बैठ जाता है। रेयांश को समझ नहीं आ रहा था कि अब तक उसे श्रेया, सृष्टि और यश को मार देना चाहिए था, लेकिन उसने ऐसा किया क्यों नहीं? श्रेया के छूते ही रेयांश बिल्कुल शांत कैसे हो गया? ये सोचते हुए रेयांश अपना हाथ श्रेया की तरफ बढ़ाता है और उसके सिर पर रख देता है। वो अपनी आंखें बंद करके कुछ महसूस करने की कोशिश करने लगता है। कुछ देर बाद रेयांश परेशान होकर अपनी आंखें खोल लेता है। उसे श्रेया के आसपास कोई एनर्जी फील नहीं हो रही थी, जैसे विराज को हुई थी। रेयांश ये तो जानता था कि श्रेया बाकी लोगों से बहुत अलग है, लेकिन क्यों और कैसे, ये बात वो दूर दूर तक सोच भी नहीं पा रहा था।
यही सब सोचते हुए रेयांश के मन में एक बात आती है। वो फौरन अपना हाथ श्रेया की तरफ बढ़ा देता है, लेकिन अगले ही पल उसका इरादा बदल जाता है और वो अपना हाथ पीछे ले लेता है। अब रेयांश काफी कंफ्यूज लग रहा था। वो तय नहीं कर पा रहा था कि जो आइडिया उसके दिमाग में चल रहा है वो उसे करना चाहिए या नहीं। रेयांश एक बार अपना हाथ श्रेया की तरफ बढ़ाता और फिर पीछे लेता। यही करते हुए रेयांश खुद से कहता है, नहीं, मैं श्रेया को हर्ट नहीं कर सकता। कुछ देर सोचने के बाद रेयांश फिर से कहता है, लेकिन अब मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा है। काफी देर इसी उलझन में रहने के बाद रेयांश अपनी आंखें बंद कर लेता है और फिर एक गहरी सांस लेता है। फाइनली रेयांश एक डिसीजन पर पहुंचकर खुद से कहता है, मुझे ये करना ही होगा। ये कहकर रेयांश अपनी आंखें खोल लेता है और श्रेया को देखने लगता है। अब रेयांश की आंखों में गुस्सा और फिक्र दोनों एक साथ दिख रहे थे। रेयांश थोड़ा झिझकते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाकर श्रेया के ऊपर हवा में रख देता है। ऐसा करने के कुछ ही देर बाद रेयांश के हाथ के चारों तरफ एक तरह का काला धुआं आ जाता है। रेयांश कुछ सोचकर उस हाथ को श्रेया के करीब ले जाता है, लेकिन जैसे ही रेयांश के हाथ श्रेया से 1 फीट दूर पहुंचते हैं, रेयांश को एक जोर का झटका लगता है और उसके हाथ पीछे चले जाते हैं। रेयांश वो हाथ पकड़कर हैरानी से श्रेया को देखने लगता है, जो आराम से सो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे श्रेया को वहां हो रही चीजों के बारे में कोई अंदाजा नहीं है। रेयांश कुछ सोचता है और फिर से श्रेया के ऊपर हवा में अपना हाथ रख देता है। इस बार रेयांश के हाथ के आसपास का काला धुआं पहले से ज्यादा गहरा और घना था। रेयांश फिर से वो हाथ श्रेया की तरफ बढ़ाता है। इस बार रेयांश को और भी ज्यादा तेज झटका लगता है। रेयांश श्रेया पर काली शक्तियों से हमला करके ये देख रहा था कि श्रेया पर इसका असर एक आम इंसान की तरह होता है या नहीं। पहले रेयांश ने कम पावर का इस्तेमाल किया था और उसके बाद ज्यादा पावर का। धीरे धीरे रेयांश अपनी शक्तियों को बढ़ाकर श्रेया पर अटैक करता जाता है, लेकिन हर बार उसे वही रिजल्ट मिल रहा था। रेयांश जितनी ताकत लगाता उतना ही उसे खुद हर्ट होता। रेयांश श्रेया को तकलीफ देना नहीं चाहता था, वो तो बस ये समझने की कोशिश कर रहा था कि श्रेया है कौन। सारी कोशिशें करने के बाद रेयांश वहां से उठ जाता है। अब उसके चेहरे पर इरिटेशन साफ दिख रही थी। रेयांश अपनी आंखें बंद कर लेता है और एक मंत्र पढ़ने लगता है। जैसे जैसे रेयांश मंत्र पढ़ता जा रहा था, उसके हाथ के चारों तरफ एक तरह की लाल रोशनी आ रही थी। कुछ ही देर में वो लाल रोशनी बहुत गहरी हो जाती है। रेयांश अब अपनी आंखें खोल लेता है। रेयांश अपना वो हाथ उठाकर बड़ी तेजी से श्रेया की तरफ बढ़ाता है, लेकिन श्रेया के करीब जाने से पहले ही वो अपना हाथ रोक लेता है। रेयांश हैरानी से एक बार श्रेया को तो एक बार अपने हाथ को देखता है। रेयांश खुद पर गुस्सा करते हुए कहता है, क्या मैं पागल हो गया हूँ? सिर्फ अपना डाउट क्लियर करने के लिए मैं श्रेया पर इतना डेंजरस अटैक नहीं कर सकता। अगर ऐसे कुछ हो गया तो। ये कहते हुए रेयांश अपने कदम पीछे लेने लगता है, लेकिन तभी पता नहीं कैसे रेयांश का पैर मुड़ता है और वो श्रेया के ऊपर गिरने लगता है। रेयांश के हाथ में अभी भी वो लाल ऊर्जा थी। इससे पहले रेयांश की बॉडी श्रेया के ऊपर गिरती, रेयांश को एक तेज झटका लगता है और वो कई फीट पीछे हवा में जाकर दीवार से टकरा जाता है और फिर नीचे जमीन पर गिर जाता है। इसके साथ ही कमरे के सारे सामान जोर से हिलते हुए टूटने लगते हैं। ये देखकर रेयांश को अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हो रहा था। रेयांश फौरन उठकर खड़ा हो जाता है और श्रेया के पास जाकर बेड पर बैठ जाता है। रेयांश श्रेया को देख रहा था। वो समझ नहीं पा रहा था कि इतनी मासूम सी दिखने वाली लड़की आखिर है कौन। रेयांश श्रेया को देखते हुए कहता है, ऐसी कौन सी शक्ति है जो तुम्हें प्रोटेक्ट कर रही है? ये कहते हुए रेयांश श्रेया के चेहरे की तरफ झुकता है
और अपना हाथ फिर से श्रेया के चेहरे पर रख देता है। रेयांश श्रेया के करीब जाकर उसे गौर से देख रहा था और कुछ समझने की कोशिश कर रहा था। तभी श्रेया नींद में अपना हाथ उठाती है और रेयांश के गाल पर एक चांटा मारते हुए करवट ले लेती है और नींद में ही किसी को डांटते हुए कहती है, मैंने कहा ना अभी, मुझे सोने दो, परेशान मत करो। इस चांटे से रेयांश होश में आता है और अपना हाथ अपने गाल पर रखकर गुस्से से श्रेया को घूरने लगता है। उसे अब शक हो रहा था कि क्या श्रेया सच में सो रही है या नहीं। फिर से वो सवाल रेयांश के दिमाग में आता है, ये अभी कौन है और वो श्रेया को सोने के वक्त क्यों परेशान करता था। इधर मनाली के जंगल के बीच एक लड़का और एक लड़की खड़े एक दूसरे से बातें कर रहे थे। बातें करते हुए उनके चेहरे काफी सीरियस लग रहे थे। उनमें से एक अंतरा थी। अंतरा अपने ही उम्र के एक लड़के से बातें कर रही थी और बार बार उसे गौरव कह रही थी। अंतरा गौरव से कहती है, क्या तुम्हें वो मिली? गौरव मायूसी के साथ कहता है, नहीं, मैंने बहुत कोशिश की लेकिन उन्हें ढूंढ नहीं पाया। अंतरा उस आदमी पर गुस्सा करते हुए कहती है, तुम किसी काम के नहीं हो। मैं इस विराज दीवान के चक्कर में फंस गई हूँ, वरना उन्हें कब का ढूंढ चुकी होती। गौरव कहता है, विराज दीवान के रहते तुम उन्हें ढूंढ भी नहीं पाओगी। अंतरा और भी गुस्से के साथ कहती है, कभी कभी तो लगता है कि उस रेयांश सिंघानिया की जगह इस विराज दीवान को ही मार दूं, सारा खेल ही खत्म हो जाएगा। ये कहकर अंतरा वहां से चली जाती है। गौरव वहां खड़े अंतरा को जाते हुए देखता रह जाता है। अंतरा के वहां से जाने के बाद गौरव को कुछ अजीब महसूस होता है। अगले ही पल उसके चेहरे पर डर और परेशानी के भाव आ जाते हैं और गौरव अपने पीछे मुड़ता है। अब सामने देखकर वो हैरान रह जाता है। गौरव के सामने विराज खड़ा था, जो बिना किसी एक्सप्रेशन के उसे ही देख रहा था। विराज गौरव को देखते हुए अपने एटीट्यूड में कहता है, इसी मौके का तो मैं कब से इंतजार कर रहा था। गौरव अपनी घबराहट छुपाने की नाकाम कोशिश करते हुए कहता है, ये क्या मतलब है तुम्हारा? विराज गौरव की तरफ बढ़ते हुए कहता है, मेरे मॉम डैड ने मुझे सिखाया है कि लड़कियों को हर्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन लड़कों के बारे में ज्यादा कुछ कहा नहीं। विराज की बातें सुनकर गौरव और भी डर जाता है। वो फौरन भागने के लिए अपना पैर उठाता है, लेकिन तभी विराज उसे हवा की स्पीड से अपनी तरफ आते दिखता है। अगले ही पल गौरव एक पेड़ से सटा था और उसके ठीक सामने विराज खड़ा था। अब गौरव को सांस लेने में परेशानी हो रही थी, क्योंकि उसकी गर्दन विराज की पकड़ में थी। विराज गौरव की आंखों में देखते हुए कहता है, चलो अब जो भी जानते हो बताना शुरू करो। क्या होने वाला है इस कहानी में आगे जानने के लिए सुनते रहिए साया, अ कर्स्ड लव स्टोरी, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। अगली सुबह विराज की कार एक घर के सामने आकर रुकती है। विराज और अंतरा कार की बैक सीट पर बैठे थे। हमेशा की तरह विराज शांत लग रहा था और अंतरा गुस्से में। कार के रुकने के बाद विराज अंतरा की तरफ देखने ही वाला होता है। तभी अंतरा गुस्से में कहती है, जानती हूँ तुम्हारे वापस आने तक मुझे यहीं रुकना है और किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना है। विराज बिना किसी एक्सप्रेशन के कहता है, गुड, और कार से बाहर निकलकर उस घर के अंदर चला जाता है। जैसे ही विराज उस घर के अंदर जाता है, अंतरा अपना मोबाइल निकालकर किसी को कॉल करने लगती है। अंतरा के बार बार कॉल करने पर भी सामने से कॉल रिसीव नहीं हो रहा था। अंतरा अपना फोन रखकर कहती है, गौरव को क्या हुआ है? आज सुबह से वो कॉल रिसीव क्यों नहीं कर रहा है? इधर विराज उस घर के लिविंग एरिया में काउच पर बैठा था। उसके सामने व्हीलचेयर पर लगभग 80 साल के एक बुजुर्ग बैठे थे। ज्यादा उम्र होने की वजह से वो काफी कमजोर लग रहे थे। उस बुजुर्ग के पीछे उनका केयर टेकर खड़ा था। वो बुजुर्ग अपने हाथ से इशारा करके उस केयर टेकर को वहां से जाने के लिए कहते हैं। वो केयर टेकर चला जाता है।
विराज उस बुजुर्ग को देखते हुए कहता है, मिस्टर मेहरा, क्या आप ही वो इंसान हैं जिसने मिसेस समायरा सिंह को मनाली बुलाया था? विराज का सवाल सुनते ही मिस्टर मेहरा बहुत सीरियस हो जाते हैं। उनके चेहरे पर डर और परेशानी के भाव आने लगते हैं। मिस्टर मेहरा घबराते हुए कहते हैं, हाँ, आज से 22 साल पहले मैंने ही समायरा को यहाँ बुलाया था। विराज फौरन कहता है, तब यहाँ क्या हुआ था? मिस्टर मेहरा अपनी बात शुरू करते हैं, ये सब मेरे घर से ही शुरू हुआ था। 22 साल पहले की बात है। एक रात मैं अपनी बीवी के साथ अपने बेडरूम में सोया था। बेडरूम पूरी तरह से बंद था, फिर भी पता नहीं क्यों उस रात नींद में मुझे हवा चलने की आवाज सुनाई दे रही थी। कुछ ही देर बाद मुझे वहां ठंडी हवाएं महसूस होने लगी। तभी मेरी नींद खुल गई और मैं उठकर बैठ गया। मेरे उठने के बाद मैंने देखा कि वहां सब कुछ नॉर्मल था, सिवाय एक बात की, मेरी बीवी वहां नहीं थी। अगले दिन मैंने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो मुझे नहीं मिली। इसके बाद ये हर दिन की बात हो गई थी। शहर के लोग गायब होने लगे थे। पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन, किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। उस सिचुएशन को देखकर मैंने उन लोगों से मिलना शुरू किया जिनके फैमिली मेंबर्स गायब हुए थे। सभी ने मुझे बताया कि उस रात उन्हें भी कुछ ऐसा ही महसूस हुआ था जैसा मुझे हुआ था जिस रात उनके फैमिली मेंबर्स गायब हुए थे। मुझे लगने लगा कि यहाँ कुछ तो ऐसा था जो नॉर्मल नहीं था। तभी मुझे समायरा के बारे में पता चला। मैंने सुना था समायरा सिंह उस वक्त ऐसे लोगों की मदद करती थी जिनकी कोई और मदद नहीं कर सकता था। मैं उससे मिलने शिमला गया और फिर वो मेरे साथ मनाली आ गई। समायरा ने कुछ दिनों में ही पता लगा लिया था कि ये सब कौन कर रहा है। एक रात वो जंगल के अंदर एक गुफा में गई थी और उसके अगले दिन वो शिमला चली गई। फिर जब समायरा शिमला से वापस यहाँ आई तो अपने बेटे को अपने साथ लेकर आई थी। मेरे बार बार मना करने के बाद भी वो अपने 5 साल के बेटे के साथ उस गुफा में चली गई। उसने मुझे उस गुफा में जाने नहीं दिया। 2 दिन बीत गए थे, लेकिन समायरा उस गुफा से बाहर नहीं आई। मैं बहुत डर गया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। लेकिन 2 दिन बाद मेरे घर आपके पिता युवराज दीवान अपनी पत्नी के साथ आए थे। उनके कहने पर मैं उन दोनों को भी उस गुफा के बाहर ले गया। मेरे मना करने के बाद भी युवराज दीवान गुफा के अंदर चले गए। उनकी पत्नी सुहानी दीवान मेरे साथ गुफा के बाहर ही थी। कुछ घंटे बाद युवराज दीवान उस गुफा से बाहर आ गए। समायरा उनकी गोद में बेहोश थी और रियांश बिल्कुल सही सलामत था। उस घटना से समायरा की हालत बहुत नाजुक हो गई थी। बड़ी मुश्किल से उसकी जान बच पाई थी। पता नहीं उस गुफा में कौन था और अंदर क्या हुआ, लेकिन वहां से आने के बाद युवराज दीवान ने अपने परिवार के साथ देश छोड़ दिया और समायरा अपने परिवार के साथ देश के दूसरे कोने में चली गई। विराज बड़े ध्यान से मिस्टर मेहरा की बातें सुन रहा था। कुछ देर सोचने के बाद वो कहता है, क्या आपने मिसेस समायरा सिंह के बेटे रियांश के बारे में कुछ अजीब नोटिस किया था? मिस्टर मेहरा उस वक्त को याद करते हुए कहते हैं, बस एक बात थी। जब रियांश शिमला से मनाली आया था तब वो बाकी बच्चों की तरह चंचल और हंसमुख था, लेकिन उस गुफा से बाहर आने के बाद
वो बिल्कुल अलग ही लग रहा था। वो शांत और बेहद नाराज लग रहा था। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये वही बच्चा है। विराज कहता है, और डैड जब समायरा और रेयांश को बचाकर ले आए, उसके बाद क्या हुआ? मिस्टर मेहरा कहते हैं, फिर लोगों का गायब होना बंद हो गया। पता नहीं कैसे, लेकिन मिस्टर युवराज दीवान ने सब ठीक कर दिया था। वो समायरा और रेयांश को तो बचाकर ले आए, लेकिन उससे पहले गायब हुए लोग वापस नहीं आ पाए। विराज कहता है, क्या आप मुझे उस जगह का लोकेशन बता सकते हैं? विराज का सवाल सुनकर मिस्टर मेहरा और घबरा जाते हैं। इसके बाद वो दोनों कुछ बातें करने लगते हैं। दूसरी तरफ श्रेया अभी भी उस कमरे में आराम से सो रही थी और रेयांश दीवार से टिका अब तक उसे ही देख रहा था। रेयांश को अब पूरा यकीन हो गया था कि श्रेया में बहुत सी काबिलियत है, जिनमें से ज्यादातर के बारे में वो खुद भी नहीं जानती। रेयांश पूरी रात जागकर श्रेया को बड़े ध्यान से ऑब्जर्व कर रहा था, इस उम्मीद में कि शायद उसे ऐसा कुछ देखने को मिल जाए जो उसने रात में देखा था, जब रेयांश ने इंटेंशनली श्रेया पर हमला किया था। लेकिन उस इंसिडेंट के बाद से पूरी रात रेयांश ने सिर्फ श्रेया को नींद में हाथ पैर मारते और नींद में बड़बड़ाते ही देखा था। कई बार तो श्रेया सपने में रेयांश को ही एंग्री बर्ड के नाम से कोस रही थी। रेयांश ही जानता था कि अपनी इतनी बुराई सुनने के बाद भी उसने खुद को कंट्रोल कैसे किया था। रेयांश श्रेया से कुछ दूर खड़ा उसे देख ही रहा था, तभी श्रेया की बॉडी में कुछ हरकत होती है और रेयांश एक अजीब सी चीज नोटिस करता है। रेयांश फौरन श्रेया के बेड के पास जाकर बैठ जाता है और उसे बड़े गौर से देखने लगता है। श्रेया की बंद आंखें कुछ अलग ही दिख रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे श्रेया की बंद आंखों के अंदर लाल रोशनी हो। श्रेया की आंखों के पर्दे बिल्कुल लाल हो चुके थे। रेयांश समझ नहीं पा रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। वो श्रेया की उन आंखों को करीब से देखने के लिए झुककर श्रेया के चेहरे के करीब चला जाता है। रेयांश एकटक श्रेया की बंद आंखों को देख रहा था। धीरे धीरे वो लाल रोशनी कम होती जाती है और फिर श्रेया की आंखें बिल्कुल नॉर्मल हो जाती हैं। रेयांश को इस बात का एहसास नहीं था कि वो श्रेया के बिल्कुल नजदीक आ गया है। जैसे ही वो लाल रोशनी गायब होती है, श्रेया की बंद आंखों में हलचल होती है और अगले ही पल श्रेया अपनी आंख खोल लेती है। आंखें खोलते ही श्रेया को अपने ठीक सामने एक चेहरा दिखता है जो एकटक उसे ही देख रहा था। रेयांश को अचानक से अपने सामने देखकर श्रेया डर जाती है और जोर से चीखती है। श्रेया की चीख से रेयांश होश में आता है और अपने हाथ से श्रेया का मुंह बंद कर देता है। रेयांश के ऐसा करने से श्रेया अपने हाथ पैर मारने लगती है। घबराहट में श्रेया रेयांश को खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी। वो रेयांश के चेस्ट को पुश करके उसे पीछे धकेल रही थी, लेकिन इससे रेयांश को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। रेयांश बस श्रेया की बड़ी बड़ी आंखों में देख रहा था। रेयांश को इस बात का एहसास नहीं था कि श्रेया की आंखों में देखते हुए वो उसके और करीब जा रहा है। श्रेया को समझ नहीं आ रहा था कि वहां हो क्या रहा है। श्रेया को देखते हुए रेयांश के हाथ थोड़े से लूज हो जाते हैं। श्रेया मौके का फायदा उठाकर रेयांश के उस हाथ को जोर से काट लेती है, जिससे उसने श्रेया का मुंह बंद किया था। श्रेया के ऐसा करने पर रेयांश अपना हाथ फौरन पीछे ले लेता है। फिर श्रेया उसे पुश करके उठ जाती है। श्रेया भागते हुए बेड के दूसरी तरफ चली जाती है और साइड टेबल पर रखे वास को रेयांश की तरफ फेंकते हुए कहती है, क्या चाहिए आपको? रेयांश उस वास को कैच करते हुए कहता है, व्हाट? श्रेया साइड टेबल पर रखे दूसरे सामान को रेयांश की तरफ फेंकते हुए कहती है, देखिए, मेरे पास कुछ भी नहीं है। मुझे किडनैप करके आपको कुछ नहीं मिलेगा। रेयांश श्रेया के फेंके सामान को कैच करते हुए कहता है, क्या बकवास कर रही हो? मैंने तुम्हें किडनैप नहीं किया है। श्रेया कहती है,
तो फिर आप यहाँ मेरे साथ क्या कर रहे हो और आपने मेरा मुंह क्यों बंद किया था? रेयांश आगे बढ़ते हुए कहता है, क्योंकि तुम इतनी जोर से चीख रही थी। श्रेया कहती है, मैं आपको देखकर डर गई थी ना, और आप मेरे इतने पास क्या कर रहे थे? क्या आप फिर से मुझे मारना चाहते हो? ये कहते हुए श्रेया अपनी आंखें बड़ी कर लेती है। रेयांश श्रेया को समझाते हुए आगे बढ़ ही रहा था, तभी श्रेया रेयांश की तरफ एक छोटा सा बॉक्स फेंकती है। इस बार रेयांश उस बॉक्स को पकड़ नहीं पाता और वो बॉक्स रेयांश के सर पर लग जाता है। सर पर उस बॉक्स के लगते ही रेयांश के कदम रुक जाते हैं और उसका हाथ अपने आप अपने सर पर चला जाता है। ये देखकर श्रेया डर जाती है और भागते हुए रेयांश के पास जाती है। श्रेया रेयांश के सर से उसका हाथ हटाकर अपने हाथ से उसका सर रब करने लगती है। ये देखकर रेयांश चौंक जाता है। उसे इतना भी दर्द नहीं हो रहा था, लेकिन ये बात श्रेया नहीं जानती थी। श्रेया की हाइट रेयांश से थोड़ी कम थी, इसीलिए वो अपनी एड़ी ऊपर करके रेयांश का सर रब कर रही थी। श्रेया रेयांश को डांटते हुए कहती है, आपने वो बॉक्स को पकड़ा क्यों नहीं? लग गई ना अब। श्रेया के नाजुक से हाथ जब रेयांश के सर को छूते हैं तो रेयांश के होठों पर स्माइल आ जाती है। श्रेया फिक्र भरी नजरों से रेयांश के सर को देखते हुए रब कर रही थी, जिससे रेयांश के बाल बिखरते जा रहे थे। वो श्रेया को बहुत करीब से देखते हुए कहता है, वो बॉक्स तुमने ही मुझ पर फेंका था। श्रेया कहती है, मुझे लगा आप पकड़ लोगे। श्रेया रेयांश से कहती है, क्या बहुत दर्द हो रहा है? श्रेया की क्यूटनेस देखकर रेयांश के हाथ अपने आप श्रेया की कमर की तरफ बढ़ने लगते हैं। इससे पहले कि रेयांश के हाथ वहां तक पहुंच पाते, उस रूम का दरवाजा खुल जाता है। फिर यश और सृष्टि उस रूम के अंदर आ जाते हैं। यश और सृष्टि को वहां देखकर श्रेया भागते हुए उन दोनों के पास चली जाती है और रेयांश के हाथ हवा में ही रह जाते हैं। श्रेया यश और सृष्टि को देखकर कहती है, तुम दोनों भी यहीं हो? क्या तुम दोनों को भी किडनैप किया गया है? ये सुनकर यश और सृष्टि कंफ्यूज हो जाते हैं। रेयांश श्रेया की तरफ मुड़कर गुस्से से कहता है, मैंने कहा ना, मैंने तुम्हें किडनैप नहीं किया है। रेयांश का गुस्सा देखकर यश और सृष्टि आगे कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं करते। रेयांश चलकर उन तीनों के सामने जाता है और बड़ी सख्ती से कहता है, जाकर अपना सामान ले आओ, आज से तुम तीनों यहीं रहोगे। रेयांश की बात सुनकर श्रेया, सृष्टि और यश हैरान रह जाते हैं। जैसे ही श्रेया रेयांश को मना करने के लिए अपना मुंह खोलती है, तभी रेयांश श्रेया को घूर कर देखता है। रेयांश की आंखें देखकर श्रेया उससे डरने लगती है और आगे कुछ कह नहीं पाती। रेयांश श्रेया की तरफ अपने कदम बढ़ाता है और उसके ठीक सामने आकर कहता है, वन मोर क्वेश्चन। श्रेया सवालिया नजरों से रेयांश को देखती है। रेयांश आगे कहता है, ये अभी कौन है? क्या जवाब देगी श्रेया? जानने के लिए सुनते रहिए साया, अ कर्स्ड लव स्टोरी, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। श्रेया कुछ देर सोचती है और फिर उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। श्रेया एक्साइटेड होकर कहती है, अभी मेरा बेस्ट फ्रेंड है, हम दोनों एक ही ऑर्फनेज से हैं। श्रेया का जवाब सुनकर रेयांश की आंखें छोटी हो जाती हैं। इससे पहले रेयांश कुछ कह पाता, यश नाराजगी के साथ कहता है, लेकिन तुमने तो कहा था कि मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूँ। श्रेया स्माइल के साथ यश से कहती है, तुम भी मेरे बेस्ट फ्रेंड हो। ये सुनकर यश के चेहरे पर भी स्माइल आ जाती है। फिर सृष्टि कहती है, और मैं? श्रेया उसी स्माइल के साथ कहती है, तुम भी मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, जिससे सृष्टि भी खुश हो जाती है। रेयांश अब इरिटेट हो गया था। वो अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए कहता है, तुम्हारे कितने बेस्ट फ्रेंड्स हैं? ये सुनकर श्रेया सोच में पड़ जाती है और कुछ याद करने की कोशिश करते हुए ऊपर सीलन को देखने लगती है। सीलन को देखते हुए श्रेया अपनी उंगलियों से कुछ गिन रही थी।
ये देखकर रेयांश परेशान होकर वहां से चला जाता है। श्रेया रेयांश को जाते देख कहती है, शायद 11 है। रेयांश वहां से जाते हुए धीमी आवाज में कहता है, इडियट। रात का वक्त था। फाइनली विराज उस गुफा तक पहुंच गया था जिसके बारे में मिस्टर मेहरा ने उसे बताया था। विराज उस गुफा को गौर से देख रहा था। विराज को वहां काफी स्ट्रॉन्ग नेगेटिव एनर्जी फील हो रही थी। कुछ देर रुककर विराज उस गुफा के अंदर चला जाता है। गुफा के अंदर बिल्कुल अंधेरा था, लेकिन विराज को देखने के लिए रोशनी की जरूरत नहीं पड़ती थी। वो बिना किसी झिझक के उस गुफा के अंदर जाने लगता है। अंदर जाने का रास्ता बहुत सकरा था। जैसे जैसे विराज अंदर जा रहा था, वैसे वैसे उसे वो नेगेटिव एनर्जी बढ़ती हुई महसूस हो रही थी। कुछ देर चलने के बाद विराज गुफा के अंदर पहुंच जाता है। गुफा के अंदर भी बिल्कुल अंधेरा था। विराज अपने आसपास बड़े गौर से देख रहा था। तभी उसे कुछ एहसास होता है और वो बड़ी तेजी से अपने राइट साइड कुछ कदम आगे बढ़ाकर अपना हाथ आगे करता है, जिससे विराज की पकड़ में किसी की गर्दन थी। विराज एक आदमी के सामने खड़ा था और उसने उस आदमी की गर्दन को बड़े जोर से पकड़ा था। विराज की पकड़ में वो आदमी छटपटा रहा था। वो आदमी दिखने में विराज की उम्र का ही था। उस आदमी को पकड़ते ही विराज को समझ आ गया था कि वो आदमी कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, लेकिन वो आदमी इतना भी ताकतवर नहीं था कि विराज की पकड़ से छूट सके। वो आदमी छूटने की कोशिश करते हुए कहता है, छोड़ो मुझे, जाने दो। विराज उस आदमी को देखते हुए कहता है, व्हाई नॉट, बस तुम मेरे कुछ सवालों के जवाब दे दो, फिर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। वो आदमी घबराते हुए कहता है, मैं कुछ नहीं जानता, छोड़ो मुझे। विराज उस आदमी की गर्दन पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए कहता है, मैं सिर्फ एक बार पूछूंगा, बताओ कौन है वो जिसकी वजह से यहां से लोग गायब हो रहे थे। विराज के ऐसा कहते ही उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है। विराज हैरान होकर अपने आसपास देखने लगता है। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे जिस नेगेटिव एनर्जी को वो अब तक महसूस कर रहा है, उसने उसे जकड़ लिया है। विराज को अब अपने आसपास की हवा भी उतनी ही नेगेटिव और हार्मफुल लग रही थी। कुछ ही देर में विराज की पकड़ ना चाहते हुए भी उस आदमी से लूज होती जा रही थी। विराज को ऐसा लग रहा था जैसे वो चाहकर भी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है। कुछ ही पलों में विराज की पकड़ उस आदमी से छूट जाती है और अगले ही पल वो आदमी वहां से डरकर भाग जाता है। विराज को ऐसा लग रहा था जैसे उसके आसपास की हवा ने ही उसे उस जगह पर कैद कर लिया है। ये देखकर विराज की आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं और वो अपनी मुट्ठी बांधे हुए कहता है, कौन है यहाँ? हिम्मत है तो सामने आओ। वहां की हवाएं जब विराज के दाएं कान पर पड़ती हैं, तो उस हवा से एक फुसफुसाती हुई आवाज आती है, हम जरूर मिलेंगे, लेकिन अभी वक्त नहीं आया है। ये आवाज सुनते ही विराज अपने दाईं तरफ देखता है, लेकिन वहां कोई नहीं था। इसके फौरन बाद एक तेज हवा का झोंका आकर वहां से गुजर जाता है। उस हवा के जाते ही वहां का माहौल बिल्कुल शांत हो जाता है। अब विराज को बिल्कुल आजाद महसूस हो रहा था। विराज समझ जाता है कि जो भी कुछ देर पहले गुफा के अंदर था, वो अब जा चुका है। विराज को अब उस आदमी की याद आती है। विराज समझ गया था कि वो आदमी अब उसकी पकड़ से बाहर जा चुका है, लेकिन फिर भी विराज उसे ढूंढने के लिए तेजी से गुफा से बाहर की तरफ भागता है। कुछ ही सेकंड्स में विराज गुफा से बाहर निकल गया था। वो गुस्से से अपने आसपास देखने लगता है, लेकिन अब वहां कोई नहीं था। विराज को इसी की उम्मीद थी
वो गुस्से से अपना हाथ उस गुफा में मारता है। विराज अब बहुत डिसअपॉइंटेड हो गया था। उसे पता था कि एक बहुत बड़ी कड़ी उसके हाथों से छूट गई है। विराज यही सब सोच रहा था, तभी उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। उस आवाज को सुनकर विराज अलर्ट हो जाता है और तेजी से उस आवाज को फॉलो करता है। उस आवाज का पीछा करते हुए जब विराज आवाज के सोर्स तक पहुंचता है तो सामने देखकर हैरान रह जाता है। सामने वो आदमी जमीन पर घायल पड़ा हुआ था। उस आदमी के सामने अंतरा खड़ी थी, जिसने उस आदमी की एक हथेली पर अपना पैर रखा था। विराज आगे बढ़कर अंतरा और उस आदमी के करीब जाता है। अंतरा उस आदमी को घूरते हुए विराज से कहती है, आई थिंक तुम्हें मुझे थैंक्स कहना चाहिए। अंतरा को वहां देखकर विराज को कोई हैरानी नहीं हो रही थी। वो अच्छे से जानता था कि उसके गार्ड्स चाहे कितने भी ट्रेन क्यों ना हो, वो अंतरा को ना तो रोक सकते हैं और ना ही कंट्रोल कर सकते हैं। इससे पहले कि विराज उन दोनों के पास आ पाता, जमीन पर पड़े उस आदमी की आंखें चमकने लगती हैं और अगले ही पल अंतरा एक फोर्स के साथ पीछे जाकर गिर जाती है। ऐसा लग रहा था जैसे हवा ने अंतरा को जोर से हिट किया हो। जैसे ही उस आदमी का हाथ अंतरा से आजाद होता है, वो फिर से उठकर भागने लगता है, लेकिन इस बार वहां विराज था। विराज तेजी से उस आदमी के पास जाकर उसकी गर्दन पकड़ता है और उसे एक मोटे से पेड़ से सटा देता है। इधर अंतरा काफी जोर से जमीन पर गिरी थी, लेकिन वो फुर्ती से उठ जाती है और फिर से उस आदमी के पास आ जाती है। वहां पहुंचते ही सबसे पहले अंतरा उस आदमी को एक जोर का पंच मारती है। विराज की पकड़ में होने से वो आदमी हिल भी नहीं पा रहा था। वो आदमी खुद को छुड़ाने की नाकाम कोशिश करते हुए कहता है, छोड़ो मुझे, मैं तुम्हारे किसी काम का नहीं हूं। विराज गुस्से से उसे घूरते हुए कहता है, बकवास बंद करो और मुझे ये बताओ, 22 साल पहले यहाँ क्या हुआ था? विराज का सवाल सुनकर वो आदमी उस दर्द में भी हंसने लगता है। वो गुस्से से कहता है, ये राज जब तुम्हें पता चलेगा तब बहुत देर हो चुकी होगी। जब तक वो नहीं चाहेंगे तुम्हें कुछ भी पता नहीं चल सकता। उस आदमी का ये जवाब विराज का गुस्सा बढ़ा रहा था। अंतरा भी विराज का गुस्सा देखकर थोड़ा चौंक गई थी। विराज ज्यादातर शांत ही रहता था और अपने इमोशंस अपने चेहरे पर नहीं आने देता था। अंतरा को अब ये भी समझ आ रहा था कि काफी बातें वो खुद भी नहीं जानती है। कुछ राज जानने के लिए उसे विराज का साथ देना जरूरी लग रहा था। विराज अपना चेहरा उस आदमी के नजदीक ले जाकर कहता है, तो ठीक है, अब तुम्हें वो दर्द होगा जो तुमने आज तक महसूस नहीं किया है। ये कहते हुए धीरे धीरे विराज की आंखें लाल होने लगती हैं। ये देखकर अंतरा कहती है, रुको। विराज का ध्यान उस आदमी से अंतरा पर चला जाता है। अंतरा आगे कहती है, हमारे पास इतना वक्त नहीं है। ये कहकर अंतरा कुछ कदम आगे बढ़ती है और उस आदमी की आंखों में देखने लगती है। विराज को समझ नहीं आ रहा था कि अंतरा क्या कर रही है, लेकिन उस आदमी को समझ आ रहा था। वो आदमी घबराते हुए अंतरा से कहता है, नहीं, ऐसा मत करो, वो मुझे मार डालेंगे। अंतरा उसकी आंखों में देखते हुए कहती है, मरना तो तुम्हारा तय है, चाहे वो मारे या ये। अब जब तुम्हें मरना ही है तो अच्छा काम करके मरो। विराज को अंतरा की बातें समझ नहीं आ रही थी। वो आदमी विराज से छूटने के लिए अब और भी छटपटा रहा था, लेकिन विराज की पकड़ उस पर लूज नहीं हो रही थी। अंतरा उस आदमी की आंखों में देखते हुए अपना दाहिना हाथ उसके सामने ले जाती है और धीरे धीरे अपना हाथ पीछे ले लेती है। अंतरा के ऐसा करते ही वो आदमी छटपटाना बंद कर देता है और बिल्कुल शांत हो जाता है। विराज अंतरा को देखकर कहता है, क्या तुमने से? अंतरा विराज की बात बीच में ही काटते हुए कहती है,
ये आम इंसान नहीं है, ये ज्यादा देर तक मेरे वश में नहीं रहेगा। जो पूछना है जल्दी पूछो। विराज उस आदमी से कहता है, कौन था वो जो 22 साल पहले यहाँ लोगों को मार रहा था, और उसे समायरा सिंह का बेटा रियांश क्यों चाहिए था? वो आदमी कहता है, उन्हें समायरा का बेटा नहीं, युवराज का बेटा चाहिए था। लेकिन वो समायरा खुद को कुछ ज्यादा ही होशियार समझती थी। वो उन तक पहुंचने के लिए युवराज के बेटे की जगह अपने बेटे को ले गई। समायरा को लगा था कि वो सब कुछ संभाल लेगी, लेकिन उसकी ये चालाकी उस पर ही भारी पड़ गई। अगर युवराज उसे बचाने नहीं आता तो वो कब का मर गई होती। उस आदमी की बात सुनकर विराज और अंतरा एक दूसरे की तरफ देखते हैं। विराज अपना अगला सवाल करता है, वो मुझे क्यों चाहता था? वो आदमी कहता है, अपना अधूरा काम पूरा करने के लिए। विराज कहता है, कैसा काम? विराज के ऐसा कहते ही वो आदमी दर्द से चीखने लगता है और फिर से अपने हाथ पैर मारना शुरू कर देता है। विराज ये देखकर चौंक जाता है, लेकिन अंतरा सीरियस हो जाती है। वो आदमी अब पहले से और जोर की ताकत लगाकर चीख रहा था। कुछ ही देर में उस आदमी के आंख और कान से खून बहने लगता है और वो दर्द से चीखते हुए जमीन पर गिर जाता है। विराज घुटने के बल बैठकर उस आदमी से कहता है, ये तुम्हें क्या हो रहा है? ये कहते हुए विराज को उस हवा में फिर से वही भारीपन और नकारात्मकता महसूस हो रही थी जैसी उस गुफा में। विराज हैरानी से अपने आसपास देखता है। तभी उसकी नजर सामने अंतरा पर जाती है। अंतरा विराज के सामने घुटने के बल बैठी थी और उसकी आंखें बंद थीं। विराज ये समझ नहीं पा रहा था कि जो दुश्मन उसे दिख ही नहीं रहा है, उसका सामना वो कैसे करे। वक्त के साथ उस आदमी की चीखें बढ़ती जा रही थीं और उसका चेहरा खून से भीग गया था। तभी अंतरा अपने दोनों हाथों के पंजों को एक झटके के साथ जमीन पर रख देती है। अंतरा के ऐसा करते ही विराज को वो हवाएं अपने आसपास महसूस नहीं होती। वो हैरानी से अपने आसपास देखता है। अब उनके चारों तरफ एक तरह का कवच बन गया था। अंतरा दर्द भरी आवाज में कहती है, ये ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रहेगा। जो पूछना है जल्दी पूछो। विराज अंतरा की आवाज सुनकर समझ जाता है कि उसे बहुत तकलीफ हो रही है। विराज अंतरा की फिक्र करते हुए कहता है, तुम ठीक? अंतरा गुस्से से अपने दांत पीसते हुए कहती है, मेरी मेहनत बेकार मत करो। इससे जो पूछना है जल्दी पूछो। विराज सामने पड़े आदमी को देखता है। अब उसने चीखना बंद कर दिया था, लेकिन अभी भी वो दर्द से कराह रहा था। विराज उससे कहता है, क्या उस साए के आजाद होने के पीछे उसी का हाथ है? वो आदमी दर्द से कराहते हुए कहता है, हाँ, उन्होंने ही उस प्रेत को और निकुंज को आजाद किया है। ये सभी मारीच के डर से बाहर नहीं आए थे, लेकिन मारीच के जाने के साथ ही बहुत सी काली शक्तियों के लिए रास्ता खुल गया है। क्या मोड़ लेने वाली है ये कहानी आगे, जानने के लिए सुनते रहिए साया, अ कर्स लव स्टोरी, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। विराज कहता है, क्या आज जिससे मेरा सामना गुफा में हुआ था वो वही था? वो आदमी लंबी लंबी सांसें लेते हुए कहता है, हाँ, वो वही थे। विराज कहता है, उससे अपना मकसद पूरा करने के लिए मेरी जरूरत क्यों है? वो आदमी कहता है, तुम्हारे माँ बाप बहुत शक्तिशाली वंश के वंशज हैं और तुम में उन दोनों वंशों के गुण हैं। उस आदमी का जवाब सुनकर विराज फिर से अंतरा की तरफ देखता है। अंतरा को देखते ही विराज घबरा जाता है। अंतरा
अपने हाथ जमीन पर रखे बैठी थी। वो अब बहुत कमजोर लग रही थी और लंबी लंबी सांसें ले रही थी। अब अंतरा के नाक से खून भी बह रहा था। विराज अंतरा को देखकर कुछ कहने ही वाला होता है, तभी अंतरा उसे डांटते हुए कहती है, मैंने कहा ना, मेरी मेहनत को जाया मत करो। विराज उस आदमी को देखकर आगे कहता है, अगर उसे मेरी जरूरत है तो फिर आज उसने मुझे जाने क्यों दिया? वो आदमी कहता है, इसकी दो वजह है। पहली ये कि तुम्हें मारना इतना आसान नहीं है, और दूसरी ये कि अब उनके पास अपना मकसद पूरा करने का एक बेहतर जरिया है। ये सुनकर विराज और अंतरा दोनों चौंक जाते हैं। विराज उस आदमी का कॉलर पकड़कर कहता है, वो दूसरा जरिया कौन है? वो अब अग्रेसिव हो गया था। विराज को ऐसा लग रहा था जैसे उसे अपने इस सवाल का जवाब पहले से पता है। वो आदमी बड़ी मुश्किल से कुछ कह पा रहा था। वो अपनी पूरी ताकत लगाकर कहता है, वो जरिया तुम्हारी। वो आदमी इतना ही कह पाया था, तभी विराज को अंतरा की चीख सुनाई देती है। विराज अपना सर उठाकर देखता है। अब अंतरा की नाक के साथ उसके मुंह से भी खून बह रहा था। अंतरा का सर अब घूमने लगता है और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। जैसे ही अंतरा का हाथ जमीन से हटता है, वो आदमी फिर से दर्द से चीखने लगता है। वो कवच टूट गया था। कुछ ही पल में विराज के सामने पड़ा वो आदमी बिना जले ही राख में बदल जाता है। ये देखकर विराज को अपनी आंखों पर बिल्कुल भरोसा नहीं हो रहा था, लेकिन वो इन सारी चीजों को इग्नोर करके अंतरा की तरफ बढ़ता है और उसे गोद में उठाकर वहां से जाने लगता है। शाम हो चुकी थी। ना चाहते हुए भी श्रेया, सृष्टि और यश अपना सामान लेकर रेयांश के घर आ गए थे। श्रेया अपना सामान शिफ्ट करके अपने रूम से बाहर निकल जाती है। वो कुछ सोचते हुए नीचे देखकर चल रही थी। तभी रेयांश के रूम का दरवाजा खुलता है और रेयांश बाहर निकलता है। श्रेया को देखकर रेयांश वहीं रुक जाता है। श्रेया को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी गहरी सोच में डूबी हो। श्रेया नीचे देखते हुए चलती जा रही थी। आगे बढ़कर वो किसी चीज से टकरा जाती है और उसके रेयांश साइड हो जाता है। श्रेया देखती है कि रेयांश के पीछे सीढ़ियां थी। अगर रेयांश वहां नहीं होता तो श्रेया सच में नीचे गिर गई होती। श्रेया को अब अपनी गलती का एहसास हो रहा था, लेकिन वो रेयांश के सामने झुकने वाली तो नहीं थी। वो सिचुएशन को संभालते हुए कहती है, तो आप मुझे बोलकर भी तो रोक सकते थे ना, मेरी नाक को टारगेट करने की क्या जरूरत थी? रेयांश कहता है, तुम्हें कुछ कहने का आज तक कोई फायदा हुआ है? श्रेया रेयांश को घूरते हुए कहती है, बस कुछ दिन रुक जाइए, एक बार विराट सर शिमला आ जाए, फिर मैं देखती हूँ कि आप मुझे यहाँ कैसे रख पाते हैं। वो यहाँ आएंगे और मुझे आपसे छुड़ाकर ले जाएंगे। श्रेया की ये बात सुनकर
रेयांश का मूड पूरी तरह से बदल जाता है। जो अब तक श्रेया की हरकतों को एंजॉय कर रहा था, अब उसे श्रेया पर और उससे भी ज्यादा विराज पर गुस्सा आने लगता है। रेयांश श्रेया को पकड़कर अपने करीब खींच लेता है और गुस्से में कहता है, जब तक मैं नहीं चाहूंगा कोई तुम्हें मुझसे दूर नहीं कर सकता। श्रेया अपनी कमर से रेयांश की पकड़ को छुड़ाने की नाकाम कोशिश करते हुए कहती है, क्या आप दूर से मुझसे बात नहीं कर सकते? ये सुनकर रेयांश के चेहरे पर हल्की स्माइल आ जाती है और वो श्रेया के गाल को सहला होता जा रहा है। श्रेया घबराकर अपने मन में कहती है, ये मुझे क्या हो रहा है? क्या मैं मरने वाली हूँ? जब श्रेया अपनी पूरी ताकत लगाकर भी रेयांश से छूट नहीं पाती, तो वहीं पर कूदने लगती है। ये देखकर रेयांश चौंक जाता है। ऐसा करते हुए श्रेया बार बार रेयांश के पैर पर ही कूद रही थी। रेयांश को समझ नहीं आता कि वो श्रेया को कैसे हैंडल करे और फिर वो श्रेया को छोड़ देता है। रेयांश से छूटने के बाद श्रेया घूर कर उसे देखती है और फिर वहां से जाने लगती है। तभी रेयांश को रात की बात याद आती है। वो अभी भी यकीन नहीं कर पा रहा था कि रेयांश की शक्तियों का श्रेया पर कोई असर क्यों नहीं हो रहा था। रेयांश एक और बार चेक करने का डिसीजन लेता है और वहीं खड़े खड़े नीचे अपना हाथ घुमाने लगता है। रेयांश के हाथ के चारों तरफ हल्का काला धुआं आ जाता है। फिर वो अपना हाथ आगे करके श्रेया की तरफ बढ़ा देता है। ये सब रेयांश ने इतना जल्दी सोचा और किया था कि श्रेया कुछ ही कदम आगे बढ़ पाई थी। रेयांश के हाथ आगे बढ़ाते ही श्रेया को पीछे से एक धक्का लगता है और वो मुंह के बल जमीन पर गिर जाती है। ये देखकर रेयांश हैरान रह जाता है। कल रात तो रेयांश के बड़े बड़े वार का श्रेया पर कोई असर नहीं हो रहा था, लेकिन आज एक हल्के से वार से श्रेया को चोट लगना रेयांश समझ नहीं पा रहा था। श्रेया अपनी नाक सहलाते हुए उठकर खड़ी होती है और पीछे मुड़कर रेयांश को घूरने लगती है। रेयांश श्रेया की फिक्र करते हुए कहता है, तुम ठीक तो हो ना? श्रेया गुस्से में अपनी मुट्ठी बांध लेती है और लगभग चीखते हुए कहती है, आपने मुझे धक्का दिया? ये कहते हुए श्रेया का चेहरा गुस्से से और भी लाल हो गया था। रेयांश के पास श्रेया को देने के लिए जवाब नहीं था। वो फौरन तेजी से अपने रूम में चला जाता है और दरवाजा बंद कर देता है। श्रेया गुस्से से उस दरवाजे को देखती रह जाती है। अगली सुबह धूप की पहली किरण खिड़की से एक रूम के अंदर आती है। वो किरण बेड पर सोई अंतरा के चेहरे पर पड़ रही थी। उस रोशनी के पड़ने से अंतरा की बंद आंखों में हलचल होने लगती है। अंतरा अब धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है। कुछ देर तक अंतरा को सब धुंधला सा दिखाई दे रहा था। उसे अपनी पूरी बॉडी में एक अजीब सा दर्द और कमजोरी का एहसास हो रहा था। कुछ देर बाद अंतरा को सब कुछ साफ दिखने लगता है। वो देखती है कि वो एक हॉस्पिटल रूम में है। अगले ही पल अंतरा की नजर उसके बेड के पास रखे एक चेयर पर जाती है। वहां विराज अपना सर पीछे टिकाकर बैठा था और उसकी आंखें बंद थीं। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो बैठे बैठे ही सो गया हो।
अंतरा उठकर खुद को पीछे टिकाते हुए बैठ जाती है। वो अब विराज को देख रही थी। इतना हैंडसम फेस उसने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा था। हमेशा से अलग आज अंतरा का चेहरा बिल्कुल शांत था। विराज को देखते हुए उसे उन दोनों की पिछली कुछ मुलाकातें याद आ रही थी, जब विराज ने अंतरा को बहुत करीब से पकड़ रखा था। तभी अंतरा को एहसास होता है कि उसका दिल आज कुछ ज्यादा ही तेज धड़क रहा है। अंतरा फौरन अपना सर झटककर उस ख्याल को अपने दिमाग से निकाल देती है। फिर वो अपने आसपास देखते हुए अपना मोबाइल ढूंढने लगती है। बेड पर हलचल होने से विराज की नींद खुल जाती है। विराज देखता है कि अंतरा होश में आ गई है और साइड टेबल की तरफ अपना हाथ बढ़ा रही है। ये देखकर विराज उस चेयर से उठकर बेड पर बैठ जाता है और अंतरा का हाथ पकड़ते हुए कहता है, ये तुम क्या कर रही हो? अंतरा को किसी का भी उसे रोकना या टोकना बिल्कुल पसंद नहीं था। विराज के ऐसा करने पर वो चिढ़ जाती है और गुस्से में कहती है, क्या मुझे सांस भी तुम्हारी मर्जी से लेनी होगी? विराज भी गुस्से में कहता है, क्या तुम्हारे मॉम डैड ने तुम्हें ठीक से बात करना नहीं सिखाया है? अंतरा अपना हाथ झटककर विराज से छुड़ा लेती है और साइड टेबल पर रखा हुआ अपना मोबाइल उठाते हुए कहती है, होते तो सिखाते ना। ये सुनकर विराज चौंक जाता है। वो क्यूरियस होकर कहता है, तो क्या तुम? अंतरा विराज की बात बीच में काटते हुए कहती है, क्या तुम मेरे पास अपने बेटे का रिश्ता लेकर आए हो? विराज कंफ्यूज होकर ना में अपना सर हिलाता है। अंतरा आगे कहती है, तो मेरी फैमिली के बारे में इतना क्यों जानना चाहते हो? विराज अंतरा की इस बात को इग्नोर कर देता है। विराज उससे कहता है, तुमने ऐसा क्यों किया? अंतरा कहती है, मैंने क्या किया? विराज कहता है, तुम्हें पता था कि वो तुम्हारे कवच को तोड़ने के लिए तुम्हारी जान ले रहा था, उसके बाद भी तुमने लास्ट तक गिव अप नहीं किया। अगर और थोड़ी देर हो जाती तो तुम्हारी जान जा सकती थी। अंतरा बेपरवाह होकर कहती है, हाँ तो? विराज अपनी बात पर जोर देकर कहता है, तुम मर सकती थी। अंतरा कहती है, मुझे मौत का डर नहीं है। ये सुनकर विराज की आंखें अंतरा पर रुक जाती हैं। वो कल अंतरा के लिए बहुत घबरा गया था। विराज को ये बात बिल्कुल मंजूर नहीं थी कि उसकी वजह से किसी की जान चली जाए, खासकर एक लड़की की। अंतरा को सही सलामत देखकर विराज थोड़ा शांत हो जाता है और अपनी चेयर पर आकर बैठ जाता है। विराज फिर से अपना सर पीछे की तरफ टिकाकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। अब तक विराज अंतरा के लिए परेशान था, इसीलिए और कुछ सोच नहीं पा रहा था। लेकिन अंतरा को ठीक देखकर अब विराज के दिमाग में उस आदमी की कही सारी बातें चल रही थीं। विराज उस आदमी की कही एक एक बात ध्यान से याद कर रहा था। वो सब याद करते हुए विराज का चेहरा बिल्कुल शांत था और तभी अचानक से उसकी आंखें खुल जाती हैं। विराज की नजर फौरन अंतरा पर जाती है। अंतरा भी सीरियस होकर उसे ही देख रही थी। अंतरा हैरानी के साथ कहती है, क्या उस आदमी ने ऐसा कहा था कि उसे अपना मकसद पूरा करने का बेहतर जरिया मिल गया है और वो जरिया तुम्हारी विराज अंतरा की बात पूरी करते हुए कहता है, मेरी बहन है। ये कहते हुए विराज का चेहरा बिल्कुल शांत था, लेकिन उसके मन में उथल पुथल हो रही थी। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। विराज को फिर से पंडित जी की बात याद आ रही थी कि युवराज की कुंडली में 2 संतानों का योग है और उसकी बहन उससे 5 साल छोटी होनी चाहिए। अंतरा विराज से कहती है, क्या तुम्हारी कोई बहन है? क्या मोड़ लेने वाली है ये कहानी आगे चलकर? जानने के लिए सुनते रहिए साया, अ गर्ल्स लव स्टोरी, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।